है, नीचे से पानी भरता है और सीधा कर देने के बाद ये नहीं गिरेगा और ये फिर टोटी से आएगा। ये सब कलर किया हुआ है, रफ आइटम है ये यहाँ के बाजार में बिकती थी और जितना फिनिशिंग वाला सामान था वो सारा विदेश से लाना था। सब सेलिंग होता है। नुमाइश में जाओ, पटना जाओ, यदि कॉलेज में नुमाइश लगे तो जाओ, कि बाहर के लोग आवे, अंग्रेज आवसन उ ले जासन, सब कुल बिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चंदन हमारी कला और संस्कृति। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने सिवान के बारे में बताया। सिवान का एक छोटा सा उदाहरण दिया कि सिवान कला और संस्कृति में कैसा है, कितना समृद्ध है। और आज हम लोग सिवान के पेंटेड पोट्री के बारे में बात करेंगे। चित्रित मिट्टी के बर्तन जो थे सिवान के, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। दोस्तों, जब मैं सिवान आया तो सबसे पहला मेरा यह मकसद था कि हम सिवान के जो पेंटेड पॉटरी है, जो बर्तन हम लोग पढ़ते आए हैं, या पटना म्यूजियम में अगर आप गए होंगे, पहले भी पटना म्यूजियम में अगर आप गए होंगे तो वहाँ भी सिवान के मिट्टी के बर्तन और सिवान के पेंटेड पॉटरी के नाम से आप लोग देखे होंगे। पर वो कौन से लोग बनाते थे, कहाँ के लोग बनाते थे, सिवान में वो कहाँ बनती थी, वो बर्तन, मिट्टी के बर्तन कब बनती थी, तो इसके विषय में कोई जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं हो पाता है। और बहुत छानबीन करने पे भी कहीं-कहीं हम बस मिट्टी के बर्तन बनते थे, ये पाते हैं। पर कौन बनाते थे, उनके परिवार के लोग अभी कहाँ हैं? क्या वो अभी भी बर्तन बनाते हैं? ये सारे प्रश्न मेरे मन में थे, मुझे बेचैन कर रहे थे। तो सबसे पहले क्योंकि सभी को मालूम था कि वो पटना म्यूजियम में था पहले। अभी तो पटना म्यूजियम 2 वर्षों से लगभग बंद पड़ा हुआ है, तो उस बर्तन के बारे में जानकारी लेना मुश्किल हो रहा था। तो इस क्रम में मुझे पटना म्यूजियम में कार्य कर रहे सर अरविंद महाजन सर से बात हुआ। और अरविंद महाजन सर के कॉल पर बात होने से, क्योंकि उनसे हम पर्सनली कभी नहीं मिले, पर सर का इतना अच्छा सहयोग मिला, सर का इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला कि मैं उस परिवार तक पहुंच पाया, उस कला शैली को के तकनीक को जान पाया। तो सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर आपके मार्गदर्शन में हम लोग और खासकर सिवान के लोग अपनी कला शैली को विधिवत रूप से जान पाए, पहचान पाए। उसके बाद मेरा सबसे पहला कार्य था कि वो कलाकार लोग या उनके परिवार के कोई लोग हैं क्या, सिवान में हैं क्या, और अगर काम कर रहे हैं तो कहाँ पे हैं। तो बात करते-करते बात सामने आया कि जो बर्तन है वो झगड़वा बढ़ के आस-पास बनाया गया है। मतलब ये तो तय हो गया कि जो बर्तन बनाया गया है वो झगड़वा बढ़ के आस-पास का है। फिर जब हम झगड़वा बढ़ पे आए तो वहाँ पे मेहिया कुम्हार टोली, मेहिया कुम्हार टोली तो ऐसे बचपन से हम जान रहे थे कि वो मेहिया कुम्हार टोली है। पर क्या वहाँ पे ये पेंटेड पॉटरी जो है, पेंटेड बर्तन जो है, वो वहाँ बनती थी, ये पता नहीं था। इतना विधिवत जानकारी मुझे नहीं था। और जब कला और संस्कृति से जुड़े होने के बाद भी मुझे इतना जानकारी नहीं था, तो बाकी लोगों को क्या जानकारी होगा? बाकी लोग क्या जानते होंगे कि हाँ, सिवान में 18वीं शताब्दी में और उसके बाद इतना प्रसिद्ध सिवान का जो पेंटेड पॉटरी है इतना प्रसिद्ध था। सबके नज़र में लाने के लिए, सबको बताने के लिए मेरा यह मकसद था कि इस जो पॉटरी को बनाने वाले हैं, जो कुम्हार लोग हैं, उनको मैं सबके सामने लाऊँ, सबके सामने उनको बताऊँ कि ये हमारे कुम्हार थे, हमारे सिवान के कुम्हार इतने कारीगर थे, वो सब लोग जाने, सब लोग समझे। तो इस क्रम में हम पहुँचे मेहिया कुम्हार टोली में, और वहाँ पे मेहिया कुम्हार कुम्हार टोली में जाकर के फिर हमें काली प्रसाद, शिव प्रसाद, बद्री प्रसाद, इन लोगों का घर मिला। ये लोग ही
परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तन के काम कर रहे थे। तो आइए इनके परिवार के लोगों से कुछ बात करें, इनके द्वारा बताए गए कार्यों को देखें, उनके घर में जो बर्तन अभी उनके घर में जो सुराही उपलब्ध है, उस सुराही को देखें और क्या कहना है इस परिवार के लोगों का, इस परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, उनका क्या कहना है। एक बार हम पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में अपना विचार व्यक्त करेंगे। मैं डॉक्टर राहुल कुमार और मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ की मुझे गर्व महसूस होता है कि जिस फैमिली की पोटरी बिहार सरकार के म्यूजियम में रखा हुआ है, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। पोटरी बनाने की कला जो है हमारे पूर्वजों में थी, लेकिन कालांतर में बाजार में मांग न रहना, सरकार की मिट्टी कला के प्रति उदासीनता और मिट्टी कला की उत्कृष्ट कला को भी सरकार और आम लोगों द्वारा न पहचाने जाने के कारण मिट्टी कला स्थापत्य जो थी वो पूर्णतः विलुप्त हो गई। ये मिट्टी कला जो सिवान में आई, एक इस्माइल अली खान थे जो हुस्सेपुर से माइग्रेट करके सिवान आए और उन्होंने अपना टेरिटरी विकसित किया। जब वो अपनी टेरिटरी विकसित कर रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि एक टेरिटरी विकसित करने के लिए हर समाज के लोगों को और हर वर्ग के लोगों को रखना चाहिए। इसी क्रम में मेरे पूर्वज को भी आज का जो शांति वट वृक्ष है उसके सराउंडिंग जमीन दिया और बसाया। हमारे परदादा के फादर हुए बद्री पंडित, उनके लड़का हुए राम सहाय पंडित, राम बरन पंडित। बहुत अच्छी अंग्रेज़ों के टाइम में सुराही, जाम और भी बहुत सी कलाकृतियाँ वो लोग बनाते थे। और पटना म्यूजियम में उनका अपना एक ही था जिसमें सारा सामान उनका रखा हुआ था, जो कि हमारे चाचा काली प्रसाद का बनाया हुआ था। वो लोग 4 भाई थे, चारों भाई कलाकार। सबसे बड़े सी प्रसाद, जो कि वो भी सुराही के काम से जुड़े थे। दूसरे भाई राम प्रसाद, जो कि मूर्ति से जुटे हुए थे। उनकी बनाई हुई बहुत सी मंदिर में मूर्ति आज भी सिवान में है। और उनके भाई थे छोटे भाई काली प्रसाद, उनकी बनाई हुई सब सामान वहाँ पटना म्यूजियम में रखा हुआ था। उनसे छोटे भाई थे देवी प्रसाद, वो भी अच्छे कलाकार थे। उनकी भी बहुत मूर्ति अभी आज सिवान के मंदिरों में अवेलेबल है। मालिक के काली प्रसाद ना हो, हमार पान मती ना हो। फतुलई से माटी आवत रहे टायर पर सुन्नी। ओकरा बाद छिपी पुरवा बने लोग के बियाह में जाओ, थी सोबरना बने। ओकरा बाद सोराही बने लगल, झझर सोराही, डोटी वाला सोराही, सादा सोराही, बोतलामा सोराही, छिपी पुरवा, कटोरा कटोरी लोटा सब चीज़ बने लगल। ओकरा बाद बनते बनते कुली अरे फूलदान बने लगल। फूलदान बने सब सेलिंग होके नमाइश में जाओ, पटना जाओ, यदि कॉलेज में नमाइश लगे तो जाओ। कि बाहर के लोग आवे, अंग्रेज आओ सन, ऊ ले जा सन, सब कुल बिकाओ। मैंने अंग्रेज़ों के टाइम में वो सब अपना ले जाता था, सब अपने शोकेस में रखता था दिखाने के लिए। वैसी भी क्वालिटी थी जिसमें कि पानी का कोई असर नहीं पड़ता था।
गांजा पीने वाले के लिए एक से एक गांजा का चीलम बनता था, अच्छी अच्छी नक्काशी। ये जब मिट्टी का जब बन जाता था ये, तो उसके बाद एक अलग मिट्टी आती थी, उसी मिट्टी से उस पर लेयर किया जाता था, तब उसको मैंने जो हम लोगों के यहाँ जो आवा बोलता था, आवा में पकता था, अब पका के निकलेगा तो वो काला निकलेगा, जैसा काबिज किया जाएगा कलर वैसा वैसा निकलेगा। उसके बाद उस पर जो है सो पेंटिंग होती थी, चाहे उसका पॉलिश होता था, चाहे उसके बाद वो भरा जाता था ऊपर से लेयर, काला निकलेगा और उसमें चांदी भराएगा, सोना भराएगा, जो भी भराएगा वो इसी के बाद भराएगा। हाँ, रियल सोना। उस टाइम में सोना का कोई कीमत नहीं ना था, मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये भरी था तो का था। जवन करीखा पाथे नु, करीखा बर्तन तो बड़का बड़का मटका रहे, और वो बनावल जाओ नु, एथी अगरबत्ती खोसे वाला, एथी कटोरा कटोरी लोटा, तो का करल जा कि तेल मलल जाओ, करू के तेल मल के आ वही में रखाओ बड़का में, आ बड़का में रख के आ ओकरा के माटी से खूब मुदा जाओ, आ मुद के आ ओकरा के एथी कल जाओ, आवा में लगा दिया जाओ, तो उ करिया हो जाओ। मिट्टी पे ही, कच्ची मिट्टी पे पक्की पकाई बर्तन पे जब आप पेंटिंग करते हैं तो वो छोड़ देगा। कारण क्या है कि वो उसके साथ पका नहीं है, लेकिन वो पेंट इस हाई क्वालिटी की थी कि उसको भी आग में पकाया जाता था और उस मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, ताकि आप उसको छुड़ाए तो वो छूटे नहीं। ठीक है, और ये करीब करीब मेरे ख्याल से 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गई थी। और लोग कई बार गुस्से में ही सही लेकिन सच बात बोल जाते हैं कि शायद आज से अच्छा अंग्रेजों का ही ज़माना था, क्योंकि वो जानते थे कि कला क्या है और कितनी विकसित भारत है। इन लोगों के बनाए बर्तन 99% विदेशों में जाते थे। इस समय लोग महीनों में 1 रुपया कमाना सोचते थे, दिन में 1 रुपया कमाते थे, और उसमें परिवार हम लोग की बहुत विकसित थी। मेरे दादा स्वर्गीय डॉक्टर श्री दयाल प्रसाद, उनसे हम लोग समय-समय पे बातें किया करते थे। उनसे बातचीत के क्रम में हम लोग को बहुत कुछ पता चलता था कि सिवान क्या था, हम लोग का समाज क्या था, हमारी परिवार क्या था, कहाँ से हम लोग आए, क्या हम लोग की समाज में प्रतिष्ठा थी। तो जैसे मुझे पता है, उनके दादा, मतलब मेरे दादा के दादा बद्री पंडित, उनके 2 बेटे राम सहाय पंडित बड़े और छोटे रामबरन पंडित। राम सहाय पंडित अपने पूर्वज के काम में लगे रहे और उन्होंने जो उनके पूर्वज ये मिट्टी कला की महीन कारीगरी का काम करते थे, जिसके नाम पे उस मोहल्ले का नाम कुमारटोली ना हो के मैया कुमारटोली हुई, उस कारीगरी में उन्होंने और अपने को डेवलप किया। जैसे कालांतर में पूर्वज लोग सिर्फ और सिर्फ बर्तनों पे पेंटिंग करना और उस पे उत्कृष्ट कला की नक्काशी करना, और उस नक्काशी में चांदी और सोने जैसे आभूषणों को या सोने जैसे मेटल को उस पे भर के और उसको और खूबसूरत बनाना जैसे कार्य किया, उसको और विकसित करके उसमें साइंटिफिकली ले आना। जैसे एक म्यूजियम में मुझे तो आज जस्ट पता चला कि उस पोर्ट्रेट्स को भी हटा दिया गया। एक बाउल था, कटोरा, इसमें पूरा सुराख था, आप कहीं से भी सुराख लगाइए इस पार से उस पार, लेकिन जब आप पानी डालेंगे ऊपर से पानी बाहर नहीं जाएगा। आज के डेट में सोचेंगे कैसा। लेकिन एयर प्रेशर, कहाँ से एयर प्रेशर बनेगा कि पानी जाएगा तो वो बाहर उस सुराख से नहीं जाएगा। इसको मिक्स करके
मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक ट्रेडिशनल वर्क और साइंस को मिक्स करके मतलब एक आश्चर्यजनक तरीके से एक आश्चर्यजनक मिट्टी कला को विकसित उन्होंने किया राम साहब पंडित। ठीक वैसे ही उनके भाई रामवरण पंडित जो थे, उनको लगा कि नहीं, मुझे अब पढ़ना चाहिए और समाज इससे बहुत नहीं चल पाएगा हम लोग का, क्योंकि सरकारी उदासीनता और मांग में कमी और उस कला को पहचानना नहीं। जैसे एक कहा जाता है कि हीरे की परख तभी है जब तक वो जौहरी के पास नहीं जाए, तो हीरा होते हुए भी जब तक जौहरी नहीं मिलेगा कोई उसका फर्क नहीं था। तो उन्होंने महसूस किया कि हम लोग की ये सारी कलाएं जो हैं बेकार है, तो पढ़ने की तरफ मुड़े। तो जब इस्माइल अली खान आया और उसने बनाया, तो ये लोग, क्योंकि संसाधन भी सीमित थे और उस सीमित संसाधन में उत्कृष्ट कला देना था, उस सीमित संसाधन में उन लोगों ने इतना कुछ किया। एक मौका ये भी आया कि राम साहब पंडित को पैसे की जरूरत थी। इस्माइल अली खान के पास गया, कहा कि हुजूर पैसा की जरूरत बा। तो उन्होंने कहा कि पैसा कैसे मिलेगा, ऐसा थोड़ा होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, मैं दूंगा, आपको जरूर दूंगा। और उन्होंने एक उत्कृष्ट कला का नमूना पेश किया और ऐसा चीज बनाया जो देखने में हूबहू सोने के जैसा दिखता था। तो माटी के हुक्का बनौनी, माटी के हुक्का बना के सोनौला में रंग देनी, आ सोनौला में रंग के आ एथी कहनी कागज में लाल कपड़ा में कागज में लपेट के आ राजा के ले गईनी। तो कहनी कि ए सरकार 20 गो रुपया ले लिया जाए, भाई हुक्का धो दिया बान है तो बान्हे धोले आ 20 गो रुपया दे दिले। वहाँ के लिए नहीं 20 गो रुपया ओरी में खोस देने। 8 दिन के बाद बनी तो कहनी कि राजा साहब हमारे हुक्का दी, आ 20 गो रुपया दी। तो वही 20 गो रुपया राजा ले लेनी आ हुक्का दे देनी। वही जी हमारे ससुर अजय ससुर पटक देनी। तो कहतनी कि राजा की काहे पटक दिला, तो सरकार माटी रहला। तो कहला कि तब तार नाम रही, तारा महला के नाम रही मैया कोहटोली। तो वह मैया कोहटोली नाव धराई। जब वो वापस किए पैसा तो फिर वो दिया गया। उसी दरबार में उन्होंने उसको वहाँ हाथ से छोड़ा, नीचे जब गिरा, चूंकि मिट्टी का था, टूट गया। वो भी आश्चर्य, जबकि उसकी कसौटी पे ये भी हुआ था कि हाँ ये है या नहीं है, क्योंकि उनको महारत हासिल थी कि उस मिट्टी पे कैसे सोने का हमको कारीगरी करना है। कारीगरी से ये था, इतनी इतनी विकसित और इतनी महीन कारीगरी होती थी। इसका रीजन था उसको मैया को माटी लेके आ गया। अफसोस आज के डेट में वो चूड़ी मंडी हो गया, क्योंकि पहले ही बताया, ना तो बाजार की मांग थी, ना समाज में उसको वो पहचान मिली, और अफसोस सरकार भी उसको कुछ नहीं समझ पाया कि हाँ ये क्या है, ये कितनी विकसित कला है। कुछ देर पहले मेरे पिताजी जो थे उन्होंने दिखाया पूरा मिट्टी के बर्तन को, और जो जैसे सभी जगह होता है कि एक कारीगर जो होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब उसकी कला की भूख जो नहीं मिटती है, उस कारण चाहता है कि अच्छे से अच्छे चीज को हम ले आए। तो ये जो रफ आइटम थी वो ये था, और जो फिनिश आइटम थी जो मार्केट में जाती थी वो चीज के म्यूजियम में रखा गया। और लोग कई बार गुस्से में ही सही लेकिन सच बात बोल जाते हैं कि शायद आज से अच्छा अंग्रेजों का ही जमाना था, क्योंकि वो जानते थे कि कला क्या है और कितनी विकसित भारत है। इन लोगों के बनाए बर्तन 99% विदेशों में जाते थे।
इस समय लोग महीनों में 1 रुपया कमाना सोचते थे, दिन में 1 रुपया कमाते थे और उसमें परिवार हम लोग की बहुत विकसित थी। बाद में जैसे हमने पहले ही बताया कि बाज़ार का माँग नहीं रहना, उसका कारण वही था चूँकि विदेश में ही था और सरकार की उदासीनता और सरकार का कोई सहयोग ना रहने के कारण वो मार्केट हम लोगों को नहीं मिल पाया कि हम लोग विदेश में उसको भेज सकें। इसके कारण धीरे-धीरे ये पहले समाप्त हुआ और आज के डेट में लगभग विलुप्ति के कगार पे है। क्योंकि उस खानदान से जुड़े हुए लोग समय के साथ जैसे देखे कि अब इसका कोई माँग नहीं है, उस इल्म को बचाने के लिए उन्होंने उस महीन कारीगरी से कुम्हारगिरी पर आ गए, मूर्ति बनाने लगे। वो मूर्ति भी इतनी उत्कृष्ट क्वालिटी की रहती थी कि मुझे अपना बचपन याद है। इस शांति वट वृक्ष पे स्वर्गीय राम प्रसाद द्वारा बनाई एक मूर्ति बुजुर्ग की थी और उसको वो बाहर रखते थे, रूम से बाहर। 100% लोग, 99 नहीं 100% लोग। वो बुजुर्ग थोड़ा ऐसा रहता था कि मतलब एकदम अब मरने के कगार पे है। लोग अगर कोई झटके में वहाँ से गुजरे तो लगा कि ये तो बुजुर्ग मर जाएगा भाई अब। अरे! धोखा खा गए, छू के देखिए, अरे! मूर्ति, तूने इतनी उत्कृष्ट कला की मूर्ति की कारीगरी भी की। दुर्भाग्यवश उस मूर्ति कला को भी नहीं कोई पूछा। इसके कारण धीरे-धीरे समाप्ति हुआ और आज के डेट में विलुप्ति के कगार पे है और आज के डेट में जिस परिवार के नाम पे मैया कुमार टोली हुई, वो परिवार इस कला से विलुप्त हो गया।